हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुन्ना कुमार। आप सभी को यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर स्वागत है। तो आज बिहार एसएससी और अन्य एग्ज़ाम जो आने वाले सभी एग्ज़ाम हैं उसके लिए महत्वपूर्ण साइंस क्लास की सीरीज स्टार्ट की है। उसकी आज क्लास नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप रिवीजन के लिए वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और इस क्लास में आपको टोटल 25 क्वेश्चन मिलेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छी तरह से सभी को किया गया है। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो के अंत में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? ठीक है ना, इसका कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का आप लोग भी आंसर देते चलिएगा और मिलाते भी चलिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि यह जो प्रक्रिया होता है वो अनुनाद के कारण होता है। अनुनाद किस पर निर्भर करता है? तो अनुनाद जो है वो आवृत्ति पर निर्भर रहता है, ठीक है ना। किस पर निर्भर रहता है? तो आवृत्ति पर निर्भर रहता है, ठीक है। कुछ और उदाहरण है जो देखते हैं जो अनुनाद से संबंधित है। जैसे कदम ताल करते सैनिक जो है वो पुल से गुजरते हैं तो पुल टूट जाता है, वो भी अनुनाद के कारण ही होते हैं, ठीक है ना। तानसेन के गाना गाना से कांच का टूटना, ठीक है ना। तानसेन की जो गाना है, तानसेन की गाना से कांच टूटना, कांच टूटना यह भी किसके कारण होता है? तो अनुनाद के कारण ही होता है, अनुनाद, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट तथ्य थे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत होती है, यानी मनुष्य को सबसे अधिक जो जरूरत होती है वो निम्न में से किस चीज़ की होती है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। सबसे अधिक जरूरत होता है किसका? मनुष्य को प्रोटीन की जरूरत होते हैं, ठीक है ना। प्रोटीन, सभी प्रोटीन होते हैं, उसमें क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। प्रोटीन में क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन पाया जाता है। टोटल 20 अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनता है, ठीक है ना। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन की कमी से जो शिशु में रोग होते हैं उसे क्या बोलते हैं? सूखा रोग, ठीक है ना। सूखा सूखा रोग बोलते हैं। इसी को मरासमस भी बोलते हैं, मरासमस, ठीक है ना। मरासमस किसे बोलते हैं? तो इसी रोग को सूखा रोग को बोलते हैं, जो कि बच्चे में होता है। 1 से 3 साल के बच्चे रहते हैं उनमें जब प्रोटीन की कमी हो जाता है। और एक और नाम है इसका क्वासियोरकर रोग, भी इसी को बोलते हैं, क्वासियोरकर नामक रोग, ठीक है ना। ये सभी बच्चे में होता है प्रोटीन की कमी से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी का रासायनिक नाम है, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं, जैसे कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। स्कर्वी नामक रोग जो होता है किससे होता है? विटामिन सी की कमी से होते हैं, ठीक है ना। कुछ और पॉइंट विटामिन के बारे में देख लेते हैं। तो विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी, बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक है ना। जिसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। थायमिन इसका रासायनिक नाम है, ठीक है। B2 जिसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, ठीक है ना। B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, ठीक है ना, फ्लेविन। B2 का रासायनिक नाम है, ठीक है। चलिए विटामिन शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो विटामिन जो शब्द है, ठीक है ना, विटामिन शब्द, विटामिन शब्द सबसे पहले फंक के द्वारा यह नाम दिया गया था, विटामिन शब्द, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। क्वेश्चन 4 नंबर में जस्तीकरण में किस धातु का प्रयोग होता है? जब जस्तीकरण होता है तो किस धातु का प्रयोग होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जस्तीकरण में जिंक का प्रयोग किया जाता है, जिंक धातु का प्रयोग होता है। जस्तीकरण दोबारा धातु को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। जस्तीकरण करने से जो धातु है वो संरक्षित रहता है, यानी खराब नहीं होता। जैसे लोहे में जंग लगना है तो उसमें बचाने के लिए जस्तीकरण करते हैं, यानी जिंक का परत चढ़ाया जाता है ताकि वो जंग से बच सके। और लोहे का जब जंग लगता है तो लोहे की जंग लगने से भार में क्या होता है? तो वृद्धि होता है। बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। लोहे में जंग लगने से क्या होता है? तो लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगना रासायनिक
अभिक्रिया है, ठीक है ना। कौन सी क्रिया है? तो लोहे में जंग लगना क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है ना। लोहे में जंग लगना क्या है? रासायनिक, उसी को रिडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स, ठीक है ना, रिडॉक्स। ये सभी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, आप ध्यान में रखिएगा इसे और हमेशा रिवीजन करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? मनुष्य के शरीर में अधिकांश जो भोजन है वो कहाँ पचता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि छोटी आंत में अधिकांश भोजन पचता है, छोटी आंत में, ठीक है ना। छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है, यानी पूरी पच करके अवशोषण होता है कहाँ? छोटी आंत में होता है, ठीक है। बड़ी आंत में भोजन पचने में सहयोग करता है। बड़ी आंत जो है वो भोजन पचने में क्या करता है? सिर्फ सहयोग करता है, ठीक। आंतरिक रस जो होता है वो, आंतरिक रस के बारे में देखते हैं। आंतरिक रस जो होता है वो क्या होता है? तो क्षारीय होता है, ठीक है ना। आंतरिक रस क्या होता है? क्षारीय होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 2 लीटर, ठीक है ना, 2 लीटर आंतरिक रस का क्या होता है? स्रावन होता है। और भोजन को पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए अधिक बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? सबसे अधिक जो है निम्न में से किसमें विटामिन ए पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इनमें सभी में, ठीक है ना। और विटामिन ए जो है ज़्यादातर जिसका भाग थोड़ा पीलापन टाइप का रहता है ना, जैसे गाजर को हम लोग तोड़ते हैं तो अंदर में बीच में उसमें क्या दिखता है? पीलापन दिखता है। तो वैसे टाइप के जो भी चीज़ रहते हैं उसमें अधिकांश में विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने के लिए। जैसे आपका हो गया, फिर गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है किसके कारण? तो कैरोटीन के कारण। गाजर में क्या पाया जाता है? तो कैरोटीन पाया जाता है, ठीक है ना। उसके कारण विटामिन ए अधिक है। चावल में कार्बोहाइड्रेट अधिक पाया जाता है। चावल में क्या? कार्बोहाइड्रेट अधिक पाया जाता है चावल में, ठीक है ना। दाल में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? प्रोटीन। और सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है कहाँ? किसमें? सोयाबीन में। सबसे अधिक जो प्रोटीन पाया जाता है किसमें? सोयाबीन में। और गेहूं और चावल में आपको कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किया, यानी किसके द्वारा किया गया? रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि फजन तथा सोडी ने इसका विस्थापन का प्रतिपादन किया था। किसके द्वारा? फजन तथा सोडी के द्वारा, ठीक है ना। रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। परमाणु संरचना का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था, ठीक है। मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी। रेडियम, ठीक है ना, रेडियम और पोलोनियम, इसका खोज किसके द्वारा किया गया था? मैडम क्यूरी के द्वारा, मैडम क्यूरी। और इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार भी मिला है, ठीक है ना। इन्हें नोबेल पुरस्कार कितने बार मिला है? तो 2 बार मिल चुका है। किनको? मैडम क्यूरी जी को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है क्या? ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जूल। और 1 जूल में कितने अर्घ होता है? 1 जूल बराबर होता है, 1 मिनट, 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ होते हैं, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 बोला गया। 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है आपका रक्त संचरण संबंधी खोज की थी। रक्त संचरण संबंधी जो है वो खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि विलियम हार्वे जी के द्वारा किया गया था रक्त संचरण संबंधी खोज, ठीक है ना। रक्त समूह का खोज लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था, ठीक ना। रक्त समूह जो है इसका खोज किया गया था लैंड स्टीनर, ठीक ना, लैंड स्टीनर के द्वारा रक्त समूह का खोज किया गया था। सबसे पहले बाईपास सर्जरी किस देश में हुआ था? प्रथम बाईपास सर्जरी, ठीक है ना, सर्जरी कहाँ हुआ? तो यूएसए में हुआ था। प्रथम बाईपास सर्जरी हुआ था किस देश में? तो अमेरिका में। हृदय प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? हृदय, ठीक है ना, हृदय प्रत्यारोपण सबसे पहले किया गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। क्रिश्चियन बर्नार्ड
ये सभी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, अब हमेशा ध्यान रखिएगा। और किस देश में सबसे पहले किया गया था? तो सबसे पहले किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण जो है वो किया गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। सबसे पहले किस देश में हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, ठीक है ना। डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो वाटसन और क्रिक के द्वारा, ठीक है ना। वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1952 में। और इनके लिए इन्हें फिर नोबेल पुरस्कार भी मिला था, किससे? वाटसन और क्रिक को। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टीम इंजन का आविष्कारक थे, यानी कि स्टीम इंजन है, इसके आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि जेम्स वाट के द्वारा किया गया था स्टीम इंजन का आविष्कार, जो कि 1825 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1825 ईस्वी में किया गया था। और 1830 ईस्वी में मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच रेल इंजन चलाया गया था। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? यानी कि इंडियन रेलवे जो है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुआ था 1905 ईस्वी में, ठीक है ना। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। रुडोल्फ डीजल जो है वो डीजल इंजन के आविष्कारक थे, रुडोल्फ डीजल, ठीक है ना। रुडोल्फ डीजल जो है वो किसके? डीजल इंजन के थे, डीजल इंजन के आविष्कारक थे, ठीक है। और सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन थे? हम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैंप के कौन? हम्फ्री डेवी। और डायनेमो का आविष्कार किया था माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि स्टार्च है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो क्या होता है? तो एक कार्बनिक पदार्थ है। कार्बोहाइड्रेट कौन क्या होता है? तो एक कार्बनिक पदार्थ। चलिए कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है ना। कार्बनिक पदार्थ होता है, इसमें इसका सामान्य सूत्र जो होता है वो क्या होता है? तो C6H12 और O6, ठीक है ना। C6H12O6 होता है, ठीक है ना। चलिए ठीक से लिख देते हैं इसको, हम ठीक से लिख देते हैं तो ध्यान में रहेगा, आपको रिवीजन करना भी है। चलिए C6H12 और O6 होता है। इसका क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ जो है इसमें पाया जाता है, उसका सामान्य सूत्र होता है। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। C से कार्बन, ए से हाइड्रोजन और O से ऑक्सीजन पाया जाता है। इसका रेशियो होता है कितना? तो इसका रेशियो जो होता है आपका 1:2:1 होता है, ठीक है ना। यानी कि प्रोटीन में यदि बोला जाए कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो एक कार्बनिक पदार्थ है। इसका सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6, ठीक है ना। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका रेशियो क्या होता है? तो 1:2:1 होता है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, जिसमें पहला होता है आपका क्या? मोनोसैकेराइड। क्या होता है? मोनोसैकेराइड, ठीक है ना, मोनोसैकेराइड। दूसरा होता है आपको डाइसैकेराइड, ठीक है ना, डाइसैकेराइड। और तीसरा होता है आपका क्या? पॉलीसैकेराइड, ठीक है ना, पॉलीसैकेराइड। तो पॉली, डाई, मोनो, ये 3 होते हैं। सैकेराइड तो सभी में कॉमन ही है, ठीक है ना। मोनो, डाई, पॉली से आप याद रखेगा, मोनो, डाई, पॉली, सैकेराइड, ठीक है ना। 3 प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार होते हैं, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कितना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? यानी कौन सा रक्त है जिसे हम सभी को दान कर सकते हैं, यानी कि किसी भी ग्रुप वाले को हम दे सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ओ ग्रुप। जिस भी व्यक्ति का ओ ग्रुप है ब्लड, है ना, वो किसी भी ग्रुप वाले को वो दे सकता है, ठीक है। और ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं, यानी कि वो सभी को ग्रहण कर सकता है। कौन? ए बी वाले। तो रक्त समूह का जो खोज है वो किसके द्वारा किया गया था? तो लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था, अभी बताए थे। लैंड स्टीनर के द्वारा रक्त समूह का खोज किया था, यानी कि ए ग्रुप, बी ग्रुप, S1 जो समूह है ना, वो किसके द्वारा खोजा गया था? तो लैंड स्टीनर के द्वारा, लैंड स्टीनर के द्वारा 1900 ईस्वी में, ठीक है ना।
कब किया गया था? 1900 ईस्वी में खोजा गया था। ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह जो होते हैं वो टोटल कितने? 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें होता है क्या? ओ, बी, ए बी और ठीक है ना ए होता है। ये हो गया चारों जो कि ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, यानी क्या कहलाता है? अवशोषित जो भोजन पदार्थ है उसको प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि एसिमिलेशन कहते हैं उसे। क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। यह यकृत से पित्त निकलता है। ठीक है ना, यकृत से क्या निकलता है? पित्त निकलता है, और पित्त एक ऐसा पदार्थ है जो भोजन को पचाने में सहयोग करता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे। जल्दी बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? अल्टीमीटर से क्या नापते हैं, यानी अल्टीमीटर का जो यूज होता है वो किस चीज़ की मापने में यूज होता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि भूतल से ऊंचाई मापने के लिए, यानी ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो अल्टीमीटर का प्रयोग होता है। ठीक है ना, कुछ और पॉइंट लेते हैं। जैसे मिट्टी का अध्ययन, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी, पेडोलॉजी। ठीक है ना, किसका अध्ययन? तो मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। ठीक है ना। सोनार एक जलीय यंत्र है जिससे अंदर की वस्तुओं को स्थिति पता लगाई जाती है, यानी कि सोनार जल के अंदर कोई वस्तु है उसको पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो सोनार का प्रयोग करते हैं, जिसका पूर्ण रूप होता है क्या? सोनार का साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। ठीक है ना, सोनार का लिख लेते हैं SONAR। ठीक है ना, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है ना, कहीं कहीं डायरेक्ट पूछ देता है क्वेश्चन सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका पूर्ण रूप होता है। ठीक है ना। समुद्री दूरी जो होता है उसका जो मापा जाता है उसे किस में मापा जाता है? तो नॉटिकल मील में मापा जाता है, यानी समुद्री दूरी। ठीक है ना, समुद्री दूरी को मापा जाता है किस में? नॉटिकल मील में, नॉटिकल मील। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है? निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी N पॉजिटिव। ठीक है ना, N पॉजिटिव जो है क्या है? कार्बन आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, यानी कि 16 नंबर। किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी बसीदा प्रतिबिंब बनाता है? किसी वस्तु की सभी स्थिति के लिए कौन जो है वो आभासी बसीदा प्रतिबिंब बनाता है? किसके द्वारा बनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि उत्तल लेंस और अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस के द्वारा सभी स्थिति में आभासी बसीदा प्रतिबिंब बनाया जाता है। ठीक है ना। अवतल लेंस का जो प्रयोग होता है वो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो अवतल लेंस का होता है निकट दृष्टि के लिए। ठीक है ना, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो अवतल लेंस का। जबकि उत्तल लेंस का प्रयोग होता है दूर दृष्टि को दोष करने के लिए। ठीक है ना, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस किसके लिए? दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। अवतल लेंस का एक जगह और प्रयोग होता है जिसमें होता है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में किसका प्रयोग होता है? तो अवतल लेंस का होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है कि अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है, यानी कि अमोनियम क्लोराइड और शुष्क बुझे हुए चूना है उसको मिश्रण करके गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, यानी कि क्या प्राप्त होता है? तो अमोनिया प्राप्त होता है। ठीक है ना, क्या प्राप्त होता है? अमोनिया प्राप्त होता है। लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है दिया सलाई में। ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है किसमें? तो दिया सलाई में, दिया सलाई में। जैसे अपन लोग माचिस यूज करते हैं ना, उसमें क्या होता है? लाल फास्फोरस होता है जो ओ मसाला लगा होता है। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस हड्डी में पाया जाता है। हड्डी में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है क्या
कि ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश में अंतर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश में अंतर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है ना, कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन ए, यानी कि कथन 2 और कथन 3 सही है, यानी कथन 2 और कथन 3 सही है। देखिए क्या बोल रहा है, ऊष्मीय विकिरण कम ताप पर जबकि प्रकाश अधिक ताप पर निकलता है। ठीक है, ऊष्मीय विकिरण जो है वो कम ताप पर जबकि प्रकाश अधिक ताप पर निकलता है। ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश दोनों अदृश्य होते हैं। सही है, ऊष्मीय विकिरण और प्रकाश दोनों क्या है, अदृश्य होते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपका ये सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और तथा रोमर पैमाने पर निम्नलिखित का संबंध है। यानी कि इसका एक सूत्र होता है ना, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और रोमर निकालने के लिए, तो उसमें कौन सा सूत्र, ये चारों में से कौन जो वो सही है। तो इसका सही आंसर जो होता है, यानी कि सूत्र जो होता है वो C/100, ठीक है ना, बराबर F-32/180, ठीक है ना, 180 बराबर R/80। यानी इस फॉर्मेट में तो भी ठीक है, या फिर इसे काट करके यदि कट करते हैं तो कट जाएगा ना, 20 से कट जाएगा तो 20/2500, 20×180, 20×80, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं या तो इस फॉर्मेट में C/5 बराबर F-32/9 बराबर R/4। इस फॉर्मेट में आप इसे छोटा में लिख सकते हैं, छोटा फॉर्मेट, और इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं जो कि इसका रियल फॉर्मेट है, C/100 F-32/180 बराबर R/80। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का जो भी राइट आंसर होगा आप चूज कर सकते हैं। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। ठीक है ना, C100 F-32/180 और R हो गया आपका 80। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन, उसका राइट ऑप्शन कितना है, ऑप्शन सी है। ठीक है ना, मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो मानव शरीर का तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है ना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है किसका, मानव जो शरीर है उसका तापमान। और -40 डिग्री जो होता है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कितना पर, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति स्टेरॉयड होती है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन की जो रासायनिक प्रकृति है वो स्टेरॉयड होती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कार्टिसाल। कार्टिसाल का जो प्रकृति है वो क्या होता है, तो स्टेरॉयड होती है। ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जैसे थायरॉक्सिन जो होता है वो किस ग्रंथि से निकलता है, तो थायराइड ग्रंथि से निकलता है। थायरॉक्सिन जो निकलता है वो किससे निकलता है, तो थायराइड ग्रंथि से। ठीक है ना, थायराइड ग्रंथि से क्या निकलता है, तो थायरॉक्सिन निकलता है। ठीक है, पर्वतीय प्रदेशों में घेंघा रोगी अधिक मिलते हैं। पर्वतीय प्रदेशों में घेंघा रोगी अधिक मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर सोडियम क्लोराइड की कमी होता है। ठीक है ना, पर्वतीय क्षेत्र में, जबकि समुद्रीय क्षेत्र में नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पर घेंघा रोगी नहीं मिलते, क्योंकि वहाँ के जो पानी रहता है समुद्र में उसमें आयोडीन की मात्रा अधिक होता है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक होता है, उसके लिए उसमें फिर आपको मिल जाता है सोडियम क्लोराइड में आयोडीन भी। ठीक है, इसलिए घेंघा रोगी नहीं मिलते हैं वहाँ पर, कहाँ, समुद्री एरिया के साइड में। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है दाब तथा आवेग की बीमाएं हैं क्रमशः कौन से हैं। तो दाब और आवेग की जो बीमाएं होते हैं वो क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसका देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है, यानी निम्नलिखित में से कौन है जो सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि जेलीफिश जो आता है वो किस में आता है, तो सिलेंट्रेटा के समुदाय में आता है। ठीक है ना, ये जलीय जीव होते हैं। सिलेंट्रेटा जो होते हैं क्या होते हैं, तो जलीय जीव होते हैं। तो जेलीफिश क्या है, जलीय जीव ही है, यानी कि यह जलीय जीव होता है। ठीक है ना, जलीय जीव। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सार्कोप्लाज्म क्या है। ठीक है ना, सार्कोप्लाज्म क्या है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि क्या, रेखित मांसपेशी की अर्ध तरल इंटरफाइब्रिलर पदार्थ है। ठीक है ना, रेखित मांसपेशी की अर्ध तरल इंटरफाइब्रिलर पदार्थ
होता है क्या, सार्कोप्लाज्म होता है, ठीक है ना, सार्कोप्लाज्म। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मांसपेशी को बेसीय फाइबर कहते हैं। मांसपेशी को क्या बोलते हैं, मांसपेशी को बेसीय फाइबर बोलते हैं। किसे, मांसपेशी को, मांसपेशी को क्या बोलते हैं, बेसीय फाइबर, बेसीय फाइबर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी जो पेशी है, पेशियों, ठीक है ना, पेशियों का अध्ययन, पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसको कहते हैं मायोलॉजी। मायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, ये हमेशा याद रखिएगा। पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मायोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। मनुष्य के शरीर में टोटल हड्डी होते जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो 206 हड्डी होते हैं वयस्क मनुष्य में, ठीक है ना। होमोसेपियंस जो है आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम है, होमोसेपियंस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 24 नंबर बोल रहा है उपास्थि। उपास्थि जो है होती है, यानी उपास्थि क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, यानी कि सघन तरल उत्तक होते हैं। सघन तरल उत्तक होते हैं क्या, उपास्थि होते हैं, ठीक है ना। उपास्थि क्या होते हैं, तो सघन तरल उत्तक होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फैराडे नियतांक यानी F है, यानी F बराबर क्या फॉर्मूला जो होता है वो बताना है। यानी फैराडे नियतांक F बराबर जो होता है वो क्या होता है, तो F बराबर W/Z होता है, ठीक है ना। W बटा क्या होता है, Z होता है। तो W/Z देख लेते हैं किस में ऑप्शन में है, F बराबर W/Z, यानी कि ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए तो ये था आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 25, और जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि कोई भी प्रॉब्लम हो, वीडियो में कुछ सुधार लाना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा, ठीक है। तो फिर से मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।